आइए हम लोग चैप्टर जो देख रहे हैं, जो चैप्टर है 8वीं से 12वीं शताब्दी का भारत। इस भारत में हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं ये बना हुआ है भारत का राजनीतिक स्थिति 3 सेगमेंट में 600 से 800, 800 से 1000 और 1000 से 1206 की राजनीतिक व्यवस्था का हम लोग देख चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चंदन हंस रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, यही सब आप लोग करवाते हैं, है ना। दीपक तो सक्रिय रहते नहीं है, आप लोग भी सक्रिय नहीं रहते, हम तो पूरे सक्रिय हैं। चलो आ जाओ, कोई कमेंट करने वाला नहीं है, चलो तुम निकलो, आ जाओ। कोई बात नहीं, हम वहाँ के पीछे के बात भूल गए हैं, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं। दूसरा जो सेगमेंट आप सीखेंगे भारतीय समाज। समाज में नॉर्थ और साउथ इंडिया में सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, क्या जाति व्यवस्था कठोर हुई या कमजोर हुआ, क्या छुआछूत रहा या समाप्त हो गया, महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी तक महिलाओं को वेद पढ़ने से मनाही है। इस टाइम पीरियड में 1200 तक महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है। अगर सुन ले तो क्या करिए, मनुस्मृति में लिखा गया है, जाके पढ़िएगा कि उसको लोहा नहीं तो मतलब कड़ू तेल गरम करके कान में डाल दीजिए, जीभ काट लीजिए, ठीक है। कहता है, समझ में आ रहा स्मृति साहित्य और जो भारतीय समाज का जो दर्पण है, जो समाज का, कि 100 साल का क्षत्रिय से भी 10 साल का पुरोहित श्रेष्ठ है। क्योंकि पुरोहित जो है डायरेक्ट ईश्वर ही है, देवता है। पुरोहित का मतलब होता है, देखिए मैं अब किसी भी पुरोहित से होंगे तो मजबूरी है भाई, माफ करिएगा, नहीं तो मेरे बाहर पत्थर मत मारने लगेगा। क्या करें, मजबूरी है बोलना, मतलब। और दूसरा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। भारतीय समाज में महिलाओं और की स्थिति खराब रहेगी, समाज में किसानों की स्थिति भी दयनीय रहेगी, किसानों की स्थिति दयनीय रहेगी। वैश्य जो है शूद्रों की स्थिति में आ जाएंगे, वैश्य शूद्रों की स्थिति में आ जाएंगे। शूद्र का कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर करने लगेंगे, कृषि कार्य करेंगे, थोड़ा सा स्थिति। और छुआछूत जो भी, जैसे मान लीजिए कि महार कास्ट से होते हैं, जो पहले पशु के मृत्यु होने के बाद उनको क्या होता था कि उनको उठा के उसकी चमड़ी, वही चमड़ी पहनते थे, वह रात में ही निकलते थे, समझ में आ रहा होगा, रात में निकलते थे। हाँ, जो अनटचेबल मतलब जो छुआछूत से लोग थे, चंडाल प्रकार के लोग थे, समझ में आ रहा होगा, वह 12 बजे दिन में धूप में निकल सकते थे। 12 बजे दिन में निकलेंगे या फिर क्या है कि रात में निकलेंगे, वो अपने भोजन करने के लिए, और मरे हुए पशुओं का भोजन उनको खाना पड़ता था, समझ में आ रहा, क्योंकि उनकी परछाई पुरोहितों को न लग जाए। पुरोहित का विरोध हम कहते हैं, इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, आज भी देखते हुए उनकी विचारधारा ने देश को नुकसान पहुंचाया। जो वो अपने हित में साहित्य लिखे और वो ऐसा विधि बना दिए, वो लॉ पुस्तक हो गया कि नहीं, इसे मानना ही होगा कि पुरोहित देवता का ही अवतार है। क्योंकि ये सारे लोग आए थे बाहर से, भारत के वासी तो है नहीं, ये सारे भारतीय हैं नहीं, बात समझ में आ रहा होगा। अब भारतीय हैं, आजाद के दौर में अब वो भारतीय हैं, बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन पहले भारतीय नहीं थे, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह स्थिति इनका था, समझ में आ रहा। आज भी देखते हुएगा कि एक बहुत बड़ी खराब परंपरा है भारतीय समाज में, यूपी में केस आते रहता है कि जो मैला धोने की प्रथा, माथे पे महिलाएं जो सेफ्टी टैंक होता है, हाँ, उससे निकाल के क्या करती है अभी भी। इसलिए सुलभ शौचालय के जन्मदाता कौन है, दुबे, बिंदेश्वरी पाठक साहब ने अपने सर पे धोया। देखिए वो भी पाठक हैं, वो भी पुरोहित हैं, बात समझिए। गंदा आप करते हैं, साफ कोई नीचे बड़का। तो सबसे बड़ा सुधारक और सबसे बड़ा कौन, देश को सुधारने वाला कौन हुआ, जो साफ सफाई किया वही ना। एक फिल्म आप देखे होइएगा शायद, मुन्ना भाई MBBS, वह जो है सफाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको गले लगाते हुए, संजय दत्त गले लगाते हुए, मुझे जहां तक हल्का फुल्का याद है, समझ में आ रहा होगा ना। तो ये चीज है कि यह सब विडंबना जो है भारतीय समाज का कमजोर कड़ी था। फिर हमने कहा धर्म, ठीक है। तो धर्म का जब बात करेंगे तो धर्म के दृष्टिकोण से यह जो टाइम है कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का पलायन का हम लोग चर्चा कर रहे थे। बौद्ध धर्म इस देश को छोड़ चुका था, पतन की स्थिति में है। लेकिन जैन धर्म को संरक्षण मिला। गुजरात के शासकों ने
चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो राष्ट्र शासकों में अमोघ हर्ष जैसा व्यक्ति, जो कवि राजमार्ग नाम का पुस्तक लिखा था कन्नड़ में, उसने जैन धर्म को प्रोटेक्ट करने का काम किया। बात समझ में आ रहा होगा। खुद जैन धर्म का पालन करने वाला था। परमार शासक भी आपको देखेंगे, मालवा के परमार शासकों ने जैन मंदिर निर्माण का काम किया है। राजस्थान में इसी समय माउंट आबू का मंदिर देखे ना, माउंट आबू का, ठीक है, नहीं गए हैं, जैन मंदिर है वो, समझ में आ रहा होगा। इस दौर में आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में अभिजीत कि भारत के जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर को, जैन और बौद्ध मंदिर को वैष्णव मंदिर में बदला गया है, समझ में आ रहा होगा। और आगे चल के वही मंदिर आप देखेंगे कि इस्लाम के मस्जिद के रूप में, जैसे कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का जो मस्जिद है वह पहले आप देखेंगे कि जैन मंदिर था, और जैन मंदिर से क्या हो गया कि उसको पहले बदलाया वैष्णव मंदिर में, और वैष्णव से फिर क्या हो जाएगा कि वह इस्लाम के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो यह भी दिखाई पड़ेगा। और ब्राह्मण धर्म के हम यहाँ पे आ गए थे बात कि तमिल क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्राह्मण धर्म, एक हम लोग भक्ति आंदोलन देखते हैं कि कैसे सुधार किया जाए धर्म को। तो बौद्ध और जैन आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी भारत के। देखिए, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति था कि जिसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, समझ आ रहा होगा, कि सभी जाति के लिए धर्म खुला हुआ है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। बुद्ध ने कहा कि यह संघ भले ही 500 साल चलेगा, लेकिन उनको आने दीजिए। महिलाओं को समानता का बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध या महावीर महिलाओं की समानता का बात कर रहे हैं। लेकिन यह धर्म इस टाइम पीरियड में जो सनातन धर्म है, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का मैं बात कर रहा हूँ, कि महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती है, वेद अध्ययन नहीं कर सकती हैं। यानी देश में महिलाओं, शूद्रों और जो मतलब समाज से बाहर के लोग थे, छुआछूत, दलित, महादलित, चंडाल, मेस्तर, ये सारे लोग की तो स्थिति खराब थी ही, साथ ही साथ इस देश की महिलाओं की स्थिति भी खराब थी। यानी शूद्रों के लेवल की महिलाओं, चाहे वह किसी वर्ग की हो, पुरोहित समाज की महिलाएं हो या राजपूत समाज की महिलाएं हो या फिर ओबीसी वर्ग की हो या नीचे वर्ग की महिला हो। आप और एक चीज मूल्यांकन कर सकते हैं कि जनरल कास्ट के महिलाओं के बनिस्पत ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की महिलाएं ज्यादा फ्रीडम और स्वतंत्रता का जीवन जीती है। जैसे आप मार्केट में जाइएगा, पूरे अभी मार्केट लगा हुआ होगा, तो हो सकता है कुछ महिलाएं यहाँ अंडा का दुकान भी की हुई होगी। आप मुखर्जी नगर का मैं बात कर रहा हूँ, जब जाएंगे कॉफी शॉप के पास, तो कारण क्या है कि वह आर्थिक रूप से कैपेबल हैं, वह आपको 10 रुपया इनकम जनरेट कर रही हैं। लेकिन इस एरिया में जाएंगे, पुरोहित समाज की बहू बेटी कोई दुकान करे हुए बहुत कम, रेयर एंड रेयरेस्ट, शायद ब्यूटी पार्लर हो जाए तो पंजाबी लोग किए होंगे, समझ में आ रहा होगा, गलत नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीडम आज भी भारतीय समाज में देखेंगे अपर कास्ट के बनिस्पत नीचे कास्ट की महिलाओं को ज़्यादा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सभी डायमेंशन से वो ज़्यादा स्वतंत्र है। पति को जरूरत पड़ेगा तो तमाचा महिलाएं लगाती भी है, नशा पान कर लेने के बाद। कोई पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में देखे होइएगा कि नीचे कास्ट में अगर पी खा लिए हुए और बदमाशी करते हैं तो महिलाएं जड़ती भी है, जड़ती है ना जी, सब देखा हुआ, सोसाइटी से अलग नहीं होता है। हाँ, अपर कास्ट, देखिए अपर कास्ट के महिलाओं में की जब बात आएगा तो चले जाइएगा, अगर बनारस से बिलोंग करते हैं तो वहाँ अगर पुरोहित समाज से हैं, अगर आप लड़का हैं तो आपकी शादी जब होगी तो आपकी वाइफ आपके पैर धो के, उसको घर जब आपके आएगी तो पैर धोया हुआ पानी से पीना है, ग्रहण करना है। जैसे अर्जुन, मान लीजिए कि आप पुरोहित समाज से हैं, आप बनारस के क्षेत्र में हैं, तो जब शादी करके आएंगी आपकी वाइफ तो आपका उस दिन पैर छुएगी, मतलब धो लेगी थाली में, और उस पानी को चना अमृत के समान बैठ के उनको ग्रहण करना है। बात समझ में आ रहा होगा, आज का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो हमको इस धर्म पर भी बात करना है, और इसी के बदलाव के दृष्टिकोण से तमिलनाडु के क्षेत्र से क्या होगा कि भक्ति आंदोलन का उदय होगा, जिसे अलवार और नैनार के रूप में। अलवार वैष्णव धर्म के लोग होंगे, इसमें 12 महत्वपूर्ण संत होंगे। अंडाला जो होगी महिला संत होगी। अंडाला कौन होगी? महिला संत होगी। इसमें जो है आप देखेंगे कि नैनार शैव धर्मावलंबी होंगे, ठीक है। इसी समय हम कुछ दार्शनिक विचारधारा को भी देखेंगे, जैसे शंकराचार्य,
रामानुजाचार्य, समझ में आ रहा होगा, वल्लभाचार्य, इन सारे विचारधारा को देखेंगे। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म ने भारत को क्या दिया, क्या भारतीय धर्म को सुधार करने के लिए मजबूर किया, सपोर्ट किया, या कुछ मिली जुली संस्कृति के रूप में भारत में एक नया चीज दिखाई पड़ेगा। तो इस्लाम धर्म को भी समझने का काम करेंगे। पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा इस टाइम पीरियड में कि जो देवताओं की पत्नियां होती थी, जैसे बुध की पत्नी तारा, ठीक है, दुर्गा, शिव की पत्नी दुर्गा और काली, इन सभी की स्वतंत्र रूप से पूजा होने लगी। इन महिलाओं की जो स्वतंत्र रूप से पूजा होने, क्योंकि महिलाओं को पीछे संपत्ति में अधिकार बहुत कम मिला था, समझ में आ रहा होगा, पहले भी हम लोग देखे थे। क्योंकि महिलाएं कहती थी, महिलाओं को कहा गया है कि वह केवल अपने पति, ठीक है, पिता, पुत्र के सहारे और भाई, यही चार जो है कि उसको चार व्यक्ति के सहारे ही चलना है, समझ में आ रहा होगा। 4 व्यक्ति ही उसको जीवन भर रखेगा, जैसे कहेगा उससे मतलब आगे वो निर्णय नहीं ले सकती है। वो जन्म भी ली है गुलाम के रूप में और आगे गुलाम भी रहेगी, आज भी गुलाम है, समझ में आ रहा होगा, आज भी गुलाम है इस देश की बेटियां। अनवांटेड चाइल्ड, मैं थोड़ी कहता हूँ, भारत सरकार कहती है, भारत सरकार की आर्थिक सर्वे कहती है कि लड़कियां अनवांटेड चाइल्ड है, हम थोड़ी बोलना है जी। इच्छा किसी का होता नहीं कि भाई दुश्मन के घर में बेटी हो जाए, बेटी हमारे घर में नहीं पैदा हो। जैसे एक मेरा भाई है, वह बेचारा के घर में बेटी ले लिया है जन्म, अब वो उसका माइंड खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। वो लड़का, बेटी के जन्म लेने से माइंड डिस्टर्ब हो गया उस बच्चा का, जो विदेश कमाया करता था, आज वही हाल है। मैं अपने चचेरा भाई का बात कर रहा हूँ, गुड़िया जन्म ली है तो माइंड खराब हो गया। उसका टारगेट था कि हमको कम से कम 10-12 बेटा चाहिए, बोलता था हमको, भैया खाली बेटा होता तो हमको बहुत अच्छा लगे। हम कहें देख लीजिए क्या मानसिकता है इसका। यहां तक बात समझ में आ गया। आइए फिर इसी समय में इस देश के शिक्षा केंद्र क्या है, वल्लभी शिक्षा केंद्र है, समझ में आ रहा होगा, गुजरात का। अर्जुन इधर ध्यान दीजिए, नालंदा महाविहार का हम लोग चर्चा करेंगे, विक्रमशिला महाविहार का चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो साहित्य लिखा गया, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था विधि पुस्तक के बारे में कि इस समय क्या आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, समझिए इस बात को, व्यवहारिक पक्ष समझिए। किताब के हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 400 साल की चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, 400 साल के व्यवहारिक पहलू को समझा जाए तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मैथ में आपका क्या स्थिति है। तो मैथ में हम थोड़ा प्रोग्रेस किए हैं, भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक पुस्तक लिखा, बात समझ में आ रहा होगा। तो मैथ में हम थोड़ा सा प्रगति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम पिछड़ गए हैं इस टाइम पीरियड में। केमिस्ट्री में अब इसलिए कर रहे हैं कि अल्बेरुनी जो 10 साल तक भारत में रहा, वह बताता है कि इनका केमिस्ट्री बहुत फिसड्डी के रूप में है, कुपमंडूक हैं, ये चीजों को अब चरते नहीं हैं, ये सब भगवान के सहारे बता रहे हैं। मतलब साइंस इतना डेवलप अभी हमारा नहीं कर रहा है, मतलब ग्रास हमारा नीचे है। हाँ, एग्रीकल्चर में कुछ हम लोग प्रोग्रेस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ तकनीक हम जनरेट करने का काम करेंगे, सिंचाई से लेके सिंचाई के साधनों का बेहतर करने का काम करेंगे। तो यह चीज आपको दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षा विधि पुस्तक को का निर्माण जब होगा, कंपाइल होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। इससे हमारे भारत का कायदा कानून की जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार की कायदा कानून है, बात समझ में आ रहा होगा। इसके बाद लास्ट एरिया हम लोग का बनता है कला और स्थापत्य। तो कला और स्थापत्य में हमने कहा कि नागर 3 मंदिर शैली दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा, 3 मंदिर शैली। तो नागर शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नागर शैली स्टाइल में क्या है कि मंदिर बना रहे हैं। पहली बार हमने कहा कि मंदिर का प्राचीनतम जो प्रयास किया गया है मौर्योत्तर काल से शुरुआत हुआ है मंदिर का, समझ में आ रहा होगा। मौर्योत्तर काल से बेहतर स्थिति गुप्ता में आया, ठीक है, गुप्ता में अच्छा स्टाइल में बना, मतलब आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्तोत्तर काल या राजपूत काल में यह शैली के रूप में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। फिर विंध्य से नीचे कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में एक और बेसर शैली, मतलब मिश्रित शैली है, मिला जुला शैली है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, दोनों का मिला नागर और, ठीक कह रहे हैं, नागर और द्रविड़ का मिला हुआ रूप बेसर शैली कहलाएगा।
तो हम यहाँ तक समझने का काम करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे द्रविड़ शैली का मंदिर। तो द्रविड़ शैली में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग चोला एडमिनिस्ट्रेशन पल्लव समय में हम लोग महेंद्र वर्मन शैली का हम लोग बात किए थे, ठीक है, महेंद्र वर्मन। उसके बाद राशि शैली से ही प्रॉपर द्रविड़ शैली की शुरुआत होगा। कांची का कैलाशनाथ टेम्पल चर्चा किया ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस शैली को भी देखेंगे, चारों शैली को पुनः देख लेंगे, वहां पर जो 4 शैली है। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट जब भी होगा तो आप देखेंगे कर्नाटक के हिस्से में होंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले हिस्से में राष्ट्रकूट, समझ में आ रहा होगा। तो इस क्षेत्र में बेसर शैली का एरिया आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर केरल और तमिलनाडु के हिस्सा में क्या होगा कि वो द्रविड़ शैली होगा और द्रविड़ शैली में बनाएगा मंदिर। अच्छा, यहीं पे आगे जब बढ़ेंगे तो साउथ इंडिया में एक और स्टाइल का मंदिर दिखाई पड़ेगा द्रविड़ शैली से जुड़ा हुआ, वह विजयनगर दौर में इसी से आगे द्रविड़ शैली से एक विजयनगर, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजयनगर से रिलेटेड जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया था, मंदिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मुझे जहां तक यूपीएससी का याद है कि पूछा गया था। यह सब जब सिमट दीजिएगा, इतना जब आप सिमट के ले आएंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की चीजें आप समझ गए होइएगा ओम, बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे इशू पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग पीछे वाला से सीधा हम लोग ले आते हैं आपको भारतीय समाज चैप्टर पे, भारतीय समाज की बात करते हैं। चंदन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे आप, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो एरिया है, यहां ध्यान दीजिएगा, यह एरिया मेंस का भी है। हाँ, यह जो है कला स्थापत्य मेंस का भी है, ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यह आपको पढ़ने का यही तरीका है। अगर आप शैली के साथ पढ़ेंगे, स्टाइल से, चीजें सब साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि हमें क्या अब जैसे आपको समाज की बात करेगा चंदन, तो आप इतना बोल लीजिएगा, अगर आपको समाज, एक एक समाज यहां तक का पता हो गया है कि वैदिक कालीन में क्या समाज का स्थिति है, समझ में आ रहा होगा। बुद्ध महावीर से लेके जैसे जैसे बढ़ा है भारत का समाज आपको पता है, पॉलिटिकल कंडीशन आपको पता है, भारत का इकोनॉमिक आप अच्छे से जान रहे हैं, भारत का प्राचीन दृष्टिकोण से सारा इकोनॉमिक्स पे आप बात नहीं कर लीजिएगा, किसी से आराम से बात हो जाएगा। विदेशी संबंध पर भी बात हो जाएगा। धर्म पे आप नहीं बात कर लेंगे जी, कहाँ आपका क्वेश्चन फंस रहा है। धर्म का बात कर रहे हैं तो हम पीछे से भी आपको पूरा चक्र बताते चले हैं, चाहे वो आपको हड़प्पा स्टाइल का धर्म हो, वैदिक स्टाइल का हो, और जैसे जैसे बढ़ते गया समाज वैसे बढ़ते जा रहे हैं। हम इस्लाम तक ले आके खड़ा कर दिए। पूरा शिक्षा का बात करते हैं तो देखिए, तो तक्षशिला का भी हम लोग बात किए हैं, पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ तक की और शिक्षा पर भी बात करेगा तो अभिलेख का चर्चा हम लोग पहली बार आप दिखाई पड़ेगा कहाँ पे आपको, सैंधव घाटी सप्ताह में वो भी अभिलेख लिख रहे थे ना जी, लिखित और अनलिखित दोनों था उनके पास। तो कहाँ आप सब जगह तो लीडिंग है। कला स्थापत्य का बात करिएगा तो हमने आपको भीमबेटका से शुरू किया, पाषाण संस्कृति में भी कला हमने खोला है, और मेंस का क्वेश्चन भी हमने लिखा था। तो जब आप सीगमेंट बाय सीगमेंट चलेंगे, कभी भी चैप्टर पढ़ने का यही तरीका है, वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं। रवि, ठीक चल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्लो जरूर है लेकिन चीजें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। हटा दे इसको, चलते हैं हम लोग भारतीय समाज उत्तर और दक्षिण।
आ जाइए, अब लोग भारतीय समाज की बात करते हैं। हम लिख देते हैं, चीजों को समझा दिए हुए हैं, हटाए ना इसको। आइए, अब हम लोग भारतीय समाज की खूबियां और कमियां को उजागर करते हैं। इस टाइम पीरियड में भारतीय समाज किस प्रकार का है, थोड़ा सा एक छोटा सा मानचित्र रख दे रहा हूं, क्योंकि लोकेशन करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक छोटा सा मानचित्र रख देते हैं, एक आइडिया मिलते रहेगा। भारतीय समाज बना दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। वैदिक समाज में दोनों होता है। वैदिक का मतलब होता है होलिस्टिक, हाँ, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक दोनों होता है। अभिजीत, इस सब पे फोकस रखना है। मेंस में जहां जरूरी है आप उसको एकदम ध्यान रखना है कि एनी हाउ 200 पार, समझ में आ रहा है ना। हमेशा आपको टारगेट रखना है कि जहां जहां जरूरी सबको आप कोट कर सकते हैं। सोसाइटी पर जितना बजट खर्च करती है तो सरकार देती है ना डाटा जी। सोसाइटी में शिक्षा में खर्च कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, वो सारा चीज ग्राफ बेस्ड नहीं बताने का काम करता है कि हम ये कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा ना।
तो ध्यान रखना है कि भारतीय समाज की जटिलताएं, यह जो सीधा वाला लाइन है इसका मतलब है वैदिक संस्कृति को कोट कर रहा है, वो भी ऋग वैदिक काल को कोट कर रहा है। समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब पीछे कबीलाई समाज का ग्राफ बढ़ते बढ़ते अच्छी स्थिति में आ गया है। इसका मतलब है कि भारत से बाहर से ये चल रहा था, ये भारत से बाहर, भारत से बाहर, ठीक है। यूरोप से जब निकल आ रहे थे, तुर्की के क्षेत्र में जब थे तो वहां से ये आ रहे थे। समझ में आ रहा होगा ना? तो यूरेशिया के क्षेत्र से, बात समझ में आ रहा होगा, यूरेशिया के क्षेत्र से इस तरीके से बढ़ रहे थे। और देखिए कि धीरे धीरे क्या होगा कि स्थिति दयनीय होते चली गई। भारतीय समाज का जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था में गिरावट आने का काम हुआ। अब हम देखते हैं, अब उसको लिखते हैं कि भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सभी सोसाइटी आप पढ़ चुके हैं, एक साथ सारे टाइम पीरियड की सोसाइटी को आप देख चुके हैं, उसके खूबियों को देखे हैं और खामियों को भी देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस टाइम फेज में क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लिखना शुरू करते हैं। भारतीय समाज पूर्व के कालों से इस समय और भी जटिल होती चली गई, और भी जटिल हो गई, और भी जटिल हो गई। पहला, भारतीय समाज में कुछ नए वर्गों का उदय हुआ जिसे राव, रावत, ठाकुर इत्यादि के रूप में दिखाई दिए। यह दौर भारतीय समाज का सामंतवादी, यह दौर भारतीय समाज में सामंतवाद का युग था। राजपूतों का उदय इसी काल में हुआ। लिखिएगा अगला पॉइंट, राजपूतों का उदय इसी काल में हुआ तथा वे अपने योग्यता के बल पर भारतीय समाज में प्रतिष्ठा स्थापित किए। भारतीय समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त किए। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कठोर हुई तथा जातियों की संख्या में वृद्धि।
छुआछूत, छुआछूत में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी हो गई। भारतीय समाज के कुछ वर्ग जिन्हें चंडाल, मेस्तर, हलखोर, हाँ चंडाल, मेस्तर, हलखोर भी बोल रहा है, सब किताब लिखा है ये सब चीज, मेस्तर इत्यादि समाज से बाहर होते थे, बाहर रहते थे। ठीक है, इन पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगा दिया गया था। लिखिएगा आप, इस समय सरकारी अधिकारी का पद वंशानुगत हो गया। इससे शासकों को नुकसान उठाना पड़ा। लिखिए, आगे लिखते हैं या फिर आगे लिखिए क्या वहां पे लिखिएगा आप, इस समय महिलाओं के अधिकारों में कई प्रकार की कटौती की गई, जैसे पहला, बड़े स्तर पर महिलाएं सती हो रही है। सती हो रही थी। पुरुष सती होते हैं कि नहीं? कभी नहीं होगा, बहुत चालाक होता है पुरुष। अच्छा है, संपूर्ण भारत में एक ही, काजल सही कर रही है, एक जगह एरिया है कन्नगी पूजा होता है, सेन गुटमन, बस एक ही जगह संपूर्ण भारत में कन्नगी की पूजा होता है। वो पत्नियों की पूजा की जाती है। सेन गुटमन ने उसको, सुचेर शासक सेन गुटमन ने शुरू किया था। आइए, सती हो रही थी। दूसरा, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती है। महिलाएं वेद का अध्ययन नहीं कर सकती है। वेद का अध्ययन नहीं कर सकती है। विवाह, लड़कियों का विवाह 6 से 8 वर्ष बहुत अच्छा माना जाता था। 6 से 8 वर्ष में होना चाहिए निर्धारित। नेक्स्ट, महिलाओं पर पति, पिता, ऐसे लिखिए, पिता, पति, पुत्र,
पैसे पहले भाई लिखिए फिर पुत्र, भाई और पुत्र का अधिकार, अधिकार, सोचिए क्या स्थिति है। लेकिन आज भी ठीक है, संपत्ति में अधिकार नहीं, संपत्ति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। बात समझिए, महिलाओं का अधिकार नहीं है। लिखिएगा आगे, हटाएं इधर से। हाँ ले लीजिए। हो गया है? हटाएं इसको, सिकंदर हटा देते हैं। अभिजीत लिख, अब ये सब तो कलाकारी उस मतलब जो ये बताते हैं वो कॉपी में कम होगा। ये सब मुझे बताना यहाँ रहता है, कंटेंट वहाँ, लेकिन चीज़ें यहाँ होती है, चीज़ें खोल के बता दिया जाता है कि आपको ऐसे समझना चाहिए। और उसको भारी नहीं बनाना है, उसको काम का चीज़ बनाया जाता है, इसलिए उसमें उतना ही लिख दिया जाता है जो आपको टू दी पॉइंट चीज़ें मिल जाए। हाँ लिखिएगा, भारतीय समाज के संदर्भ में पराशर स्मृति, ऐसे लिखना नहीं चाहिए चीजें, लेकिन हम क्या करें, वो सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता समझने के लिए, समझ में आ रहा होगा। पराशर स्मृति जो कहता है, क्योंकि ये सब जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से हटा देना चाहिए। मेरा मानना है कि ये सब जो लाइन है शूद्रों के प्रति जो लिखा गया है, देखिए मेरे हिसाब से आज के दौर में इसे हटा देना चाहिए। सरकार को यह सब, उनको दुख और बढ़ जाता होगा, क्योंकि मेंटल लेवल आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति किस वर्ग किस जाति से कोई पता नहीं चलता है, लेकिन इस किताब में से हटा ही देना चाहिए। मैं जैसा फील करता हूँ हटा देना चाहिए। कारण क्या है कि टेंशन पैदा करने वाला चीज़ है, किसी का जीभ कटवाना, ये सब टर्मिनोलॉजी हटा देना चाहिए। हटाने का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे क्या है ना, एक पक्षीय बात है, बात समझिए, कुछ बात समझने, मेरे भावना को आप समझिए कि यह जो लाइन है, आप जैसे समझिए इस बात को कि मैं जहाँ तक फील करता हूँ कि अभी आप एक पक्षीय चीज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ भी हुई होगी, उसको भी देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं भारतीय समाज का, तो एक पक्ष और भी दिखाना चाहिए। किताब देखिए, क्योंकि किताब जो लिखा जा रहा है तो संतुलन दायरे में थोड़ा होना चाहिए, मैं जो फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। पीछे देखिए, पीछे हमारे पूर्वजों से क्या गलती हुआ, ये अभी उसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। हम अपने भाई के साथ ही अन्याय किए भारतीय समाज में, तो हम उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उनको सहयोग कर सकते हैं, उनको आगे लाने की।
पहला तो वही मैं उसी बात पर आप अभिजीत ला रहा हूं, क्योंकि यह जो चैप्टर, वो आप समझिए मेरी बात को, आप एक पक्षीय नहीं होना है, एक पक्षीय जैसे कुछ अच्छी चीज भी इसके साथ में रखना चाहिए था। जैसे चैप्टर जैसे लिखा गया, यह एनसीईआरटी किताब में लिखा कि 800 से लेके 1200 के भारतीय समाज, तो भारतीय समाज का सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ रहा हूं एक पक्षीय दिखाई पड़ रहा है। वहां थोड़ा और चीज लिखना चाहिए था, थोड़ा और लिखना चाहिए था कि इस कमियों के दूर करने के लिए इस प्रकार की पहल उस समय कुछ लोग अगर किए होंगे तो उसको ढूंढ के रिसर्च करके लिखना चाहिए एक, या नहीं तो हम इसे ऐसे दूर कर सकते हैं, या संविधानिक दायरे में कुछ बात जोड़ना चाहिए था, तब जाके उसका रास्ता, क्योंकि रास्ता कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, आप सिर्फ कमी 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 ही देख पा रहे हैं, है ना। तो आज इससे क्या होता है, सोसाइटी में एक टेंशन पैदा होता है। जैसे आप देखिएगा इस चीज को जो नीचे वाला समाज के लोग होते हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं या करते हैं, वह जरूर ये सब बात आपको कोट करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि देखिए जो आगे के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, वो इस प्रकार के इनके पूर्वज पीछे किए हैं, ठीक है। अब उसको देखने से, ढूंढने से हमारा समाज नहीं चलेगा, हमें आगे देखना चाहिए, मेरा ये मानना रहता है। हाँ वो ठीक कर रहे हैं। आइए भारतीय समाज के संदर्भ में देखिए, संदर्भ में पराशर स्मृति लिखिएगा। पराशर स्मृति लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति जो अपर कास्ट का है या पुरोहित है, यदि पुरोहित शूद्र के साथ भोजन, शिक्षा, भोजन, अब देखिए कितना बड़ा लाइन लिख दिया। तो अगर कोई ब्राह्मण का लड़का है, यह बात पढ़ेगा तो उसके मन में हमेशा यह जटिल होते चला जाएगा। यह चीज़ है कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, कोई नीच है, तो यह एक बार जेनेटिकल माइंड में अगर आपको आ जाएगा तो आप हमेशा यही बात पे सोचते रहेंगे। नीचे वाला सोचेगा कि हमारा शोषण किया है, ऊपर वाला सोचेगा कि हम श्रेष्ठ हैं। भाई हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल का काम कर दिया। बात समझ में आ रहा हो, सब तो एक ही है। तो इससे क्या होता है, भारतीय समाज को नुकसान होता है। भोजन करने, शिक्षा ग्रहण करने, बात करने से, बात अगर करते हैं तो पतित हो जाइएगा आप, बात करने से आप पापी या पतित हो जाएंगे, ठीक है। इससे दूर रहिए। बात समझ में आ रहा होगा। इस समय शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, वहीं वैश्य शूद्रों की स्थिति में आ गए, वहीं वैश्य शूद्रों के स्थिति में आ गए। इस कारण ही अल्बेरुनी भारतीय समाज में वैश्यों और शूद्रों को अलग नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्क आक्रमण ने भारतीय समाज की जटिलताओं को कमजोर किया। ये अच्छा हुआ, हाँ ये सकारात्मक पक्ष है, कमजोर किया। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्क आक्रमण ने भारतीय समाज की जटिलताओं को कमजोर किया। ये अच्छा हुआ, हाँ ये सकारात्मक पक्ष है, कमजोर किया। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्क आक्रमण ने भारतीय समाज की जटिलताओं को कमजोर किया। ये सकारात्मक पक्ष है, कमजोर किया। नेक्स्ट पॉइंट,
भारतीय समाज, यहां से कट जाएगा, भारतीय समाज के अमीर सरदार राजा का नकल करने लगे, राजा का नकल करने लगे। राजतरंगिणी कहता है, कलहन की राजतरंगिणी भारतीय समाज के संदर्भ में लिखता है, भारतीय सामाजिक वर्गों को, ऐसे लिखिएगा, भारतीय सामाजिक वर्गों के संबंध में लिखता है, कि अमीर वर्ग भुना हुआ मांस पकवान मिठाइयाँ मदिरापान करते थे, वहीं आम आदमी साग और भात, क्या है, जंगली साग और भात खाते थे। क लिखा है, साग गौ न लिखता है, साग, जंगली साग, गौ लिखिएगा नहीं, साग बोलते हैं, जो किताब लिखा है, हाँ साग, हाँ वो ठीक लिखा हुआ है, हाँ साग और भात खाते थे। बात समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, भारतीय समाज में संपन्न अमीर वर्ग किसानों से बिस्टी लेते थे, बिस्टी या बेगार लेने का काम करते थे। कार्य करते थे। यह भारतीय समाज का खाका था। इसका कुछ प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि अब जो है इस दौर में भारतीय समाज में जो कमियां थी, इस कमियां का प्रभाव क्या पड़ा कि राजा कमजोर होते चला गया और जो सामंत थे, राणा, रावत, ठाकुर, उनकी सेना के सहयोग से वो आगे बढ़ता था। इस कारण से केंद्रीय सत्ता पनप नहीं पाई और हमेशा युद्ध हमेशा होते रहा, जिस कारण से संघर्ष होने से क्या हुआ कि समाज में तनाव रहा और एक सुरक्षा की भावना बनी रहती थी। और क्या करते थे कि युद्ध होने के कारण आपस के क्षेत्रों का तालाब का लूट लेना, तालाब है, जंगली संसाधनों है, उसको लूटने का काम करते थे, आग लगा देते थे, जिस कारण से भारतीय समाज क्या होता था कि बहुत बड़ा वर्ग हमेशा भयभीत होता था। एक तो आर्थिक विषमताएं दिखाई पड़ रहा है भारतीय समाज में, दूसरा राजनीतिक विषमता तो था ही, एक केंद्रीकृत पावर नहीं है। समझ में आ रहा होगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज जब जटिल हो गया तो पूरे प्रभाव पड़ा समाज के जटिलता के कारण ही भारतीय समाज में कुछ प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि कोई केंद्रीकृत मजबूत सत्ता नहीं आ पाया, पहला मजबूत सत्ता नहीं आ पाया एक। दूसरा कि संघर्षरत राष्ट्र, मतलब पूरा जो आपका राज्य है वो आपस में लड़ाई में संघर्षरत था। तीसरा, इसके कारण क्या होता था कि जो सामंतवादी लोग होते थे उन्हीं के सेना के सहारे लोग लड़ते रहते थे, जिस कारण से सुरक्षा की भावना एक बहुत बड़ी मुद्दा था।
और यह क्या करते थे कि बड़े स्तर पर अग्निकांड कर देते थे, जला देने का काम करते थे। समझ में आ रहा होगा? यह भारतीय समाज की खोखलापन या जटिलताओं को दर्शाने का काम करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा होगा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा एनसीईआरटी लिखता है कि जो राजपूत सरदार होते थे ना, राजपूत सरदार जो इस समय होंगे, तो पक्षी से, सुअर के लीद से और मरे हुए व्यक्ति के कफन से भी पैसा बना लेते थे। भारतीय समाज के बारे में टैक्स तो 1/6 था ही, टैक्स 1/6 ले ही रहे थे, प्लस इसके अलावे बिष्टी लेते थे। और राजपूत सरदार के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, एनसीईआरटी बोलता है। एनसीईआरटी बोलता था कि राजपूत सरदार इतने निकृष्ट हो जाते थे कि पक्षी से, सुअर के लीद से और मरे हुए व्यक्ति के कफन से भी पैसा बना लेते थे। बात समझ में आ रहा होगा? तो यह किस प्रकार के, मतलब शोषण क्या है? शोषणकारी, हाँ ठीक आप कहें कि शोषणकारी समाज है। शोषण अभी पराकाष्ठा पर दिखाई पड़ रहा है। भारतीय समाज की जटिलताओं को आप लोग बारीकी से समझने का काम किए। आज की क्लास इतना ही, कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। परसों हमारा चैप्टर सल्तनत की शुरुआत। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आप सरल तरीके से समझ गए होंगे।